ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एबीपी रिपोर्ट का। शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश में 2 और हिंदुओं की हत्या से हड़कंप मच गया। कल देर रात मोनी चक्रवर्ती नाम के हिंदू शख्स की हत्या कर दी गई। धारदार हथियारों से मोनी चक्रवर्ती पर हमला किया गया, तो वहीं राणा प्रताप बैरागी नाम के एक हिंदू शख्स को भी गोली मारी गई। पत्रकारिता के साथ बैरागी व्यापार भी किया करते थे। बैरागी बीते 18 दिनों में बांग्लादेश के भीतर 6 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। 3 जनवरी को हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप की भी खबर आई थी। हिंदू महिला को गैंगरेप के बाद पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा गया था। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल रात 10 बजे यहां हत्या कर दी गई मोनी चक्रवर्ती की। राणा प्रताप बैरागी पत्रकार और कारोबारी, इनकी भी हत्या कर दी गई। इसके अलावा हिंदू महिला के साथ मारपीट, गैंगरेप और फिर पेड़ से बांधकर बेरहमी से मारा पीटा गया। ये 3 तस्वीरें जो ये बता रही हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू समुदाय पर जुल्म और बर्बरता लगातार जारी है। 2 और हिंदुओं की हत्या की खबर है। और बीते 18 दिनों की बात की जाए तो बांग्लादेश के भीतर 6 हिंदुओं की हत्या की जा चुकी है। और वहां की सरकार मौन साधे हुए, जो अंतरिम सरकार वहां की है, वो खामोशी अख्तियार किए हुए है। ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो जुल्म और बर्बरता की जा रही है वो होती रहे, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और अब तक कोई भी कठोर कदम उठाने में यूनुस सरकार नाकाम साबित हुई है। आखिर हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हिंसा कब थमेगी? 1 दिसंबर 2025 को दिलीप वर्मा नाम के शख्स की हत्या कर दी जाती है। प्रांतोष कर्मकार का कत्ल 3 दिसंबर 2025 को कर दिया जाता है। उत्पल सरकार की हत्या 6 दिसंबर 2025 को। जोगेश चंद्र रॉय 7 दिसंबर 2025 को इनके कत्ल की खबर सामने आती है। शुभोर्णा रॉय की हत्या 7 दिसंबर 2025 को। लगातार एक के बाद एक हिंदुओं की हत्या, हिंदू वहां के जिहादियों के निशाने पर है। शांतो दास, रिपन कुमार सरकार, और ये नाम, ये फेहरिस्त और लंबी होती चली जा रही है। एक के बाद एक यहां पर कत्ल की वारदातें, इसके साथ ही जुल्म और बर्बरता, लगातार जो हिंदुओं के साथ वहां अन्याय हो रहा है वो भी बना हुआ है। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं। मोनी चक्रवर्ती की हत्या कर दी जाती है कल रात 10 बजे। उसके अलावा पत्रकार और व्यापारी राणा प्रताप बैरागी को बदमाश गोली मार देते हैं, उनका भी कत्ल कर दिया गया। और इसके साथ ही एक हिंदू विधवा महिला के साथ गैंगरेप किया गया। गैंगरेप करने के बाद पेड़ से बांधकर बुरी तरह मारपीट भी की गई। खबर उत्तराखंड से, जहां देहरादून में अंकिता भंडारी के केस में सीएम धामी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। ऐसे में धामी सरकार आज इस बात का ऐलान कर सकती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है, जो कि प्रदेश में पुरजोर तरीके से मांग हो रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आज फिर उत्तराखंड के कई हिस्सों में फिर रैली निकाली गई और हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। अंकिता भंडारी के बैनर और पोस्टर लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी और नारेबाजी करते हुए अंकिता को इंसाफ देने की मांग उठाई।
अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा क्षेत्र में निकाली गई इस न्याय यात्रा में आगे आगे महिलाएं चल रही थी और पीछे पीछे पुरुष। इस यात्रा में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष करण महारा भी शामिल हुए। अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। इसी तरह का एक प्रदर्शन अल्मोड़ा शहर में भी हुआ, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यह यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस जहां सरकार पर मुख्य दोषी को बचाने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जवाब में बीजेपी सबूत की मांग कर रही है। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें चमोली की, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। यात्रा निकालने के बाद जनसभा भी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सरकार पर हमला किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं एसआईटी के उन पुलिस अधिकारियों से भी कि वक्त बदलेगा और तुम भी नापे जाओगे। उन सबूतों को नष्ट करने का सबसे बड़ा जो काम किया एसआईटी के उन अधिकारियों ने किया मुख्यमंत्री के आदेश पे। इधर बीजेपी भी सड़क पर उतर आई और कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी के नेता कांग्रेस से सबूतों की मांग कर रहे हैं। इस बीच विकासनगर से बीजेपी के नेता अरविंद सिंह तोमर ने पार्टी की सक्रिय सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद आज सीएम योगी की बैठक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मिलने के बाद आज मंत्रियों संग योगी बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक सुबह 11:30 बजे लोक भवन में होगी। नए मंत्रिमंडल में दिख सकती है अखिलेश के पीडीए वाले दांव की कार। पीडीए समाज के चेहरों को योगी कैबिनेट में मौका दिया जा सकता है। तो बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, जिसके बाद 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति और तेज करने की खबरें सियासी गलियारों में चर्चाओं में आ गई। और आज ये सीएम योगी कैबिनेट के साथ जो बैठक करने जा रहे हैं उस पर भी सभी की निगाहें हैं, क्योंकि खबर यह भी है कि अब योगी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे दिखाई दिए जा सकते हैं जो अखिलेश के पीडीए वाले दांव की काट बन सकते हैं। तो कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसने फिर से सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया और प्रधानमंत्री आवास में खुले आसमान के नीचे हल्की धूप में बैठकर पीएम मोदी से सीएम योगी ने यूपी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया तो सबकी निगाहें सीएम योगी के हाथ में मौजूद फाइल पर गई। फाइल में क्या था अभी साफ नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी ने पीएम मोदी से यूपी में कैबिनेट विस्तार, एसआईआर को लेकर चर्चा की। एसआईआर में कटे उन नामों को लेकर भी चर्चा हुई जो परंपरागत रूप से बीजेपी प्रभावित क्षेत्र के माने जाते हैं। एसआईआर के दौरान जमीनी स्तर पर दिलचस्पी न दिखाने वाले कुछ बीजेपी नेताओं को लेकर भी चर्चा की गई। इन्हीं बिंदुओं पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने करीब आधे घंटे तक चर्चा की। तो मुलाकात की तस्वीरें आपने टीवी स्क्रीन पर देखी और ये बात कही जा रही है कि इस मुलाकात में किस तरह से यूपी चुनाव को रणनीति को अंजाम देना है उसको लेकर चर्चा हुई। और इसी बीच ये खबर ये भी है कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी मुख्यमंत्री योगी ने और संभावित मंत्रियों के नाम पर अटकलें भी अब शुरू हो गई हैं। इसीलिए सीएम योगी प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। सीएम योगी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी प्रभु श्री राम की मूर्ति भेंट की। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी और जेपी नड्डा के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी देर तक बातचीत हुई। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने इन तस्वीरों को एक्स पर शेयर करते हुए इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया। सीएम योगी के अलावा दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। ब्रजेश पाठक ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भी यूपी की सियासत को लेकर चर्चा की। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। एसआईआर के बाद आज यूपी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। ड्राफ्ट लिस्ट में 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम
हट सकते हैं। 6 मार्च को यूपी में एसआईआर को लेकर फाइनल लिस्ट जारी होगी। अखिलेश का आरोप कि एसआईआर नहीं एनआरसी है, चुनाव आयोग से एसआईआर की जगह एनआरसी करवा रही है सरकार। एक और बड़ी खबर, शाजिल इमाम और उमर खालिद को राहत ना मिलने पर महबूबा की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती ने बीजेपी पर तंज कसा है। नए भारत में शिक्षित और युवा मुसलमानों पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। बीजेपी को अशिक्षित मुस्लिम नहीं, जो शिक्षित हैं उनसे खतरा है। हम सभी के लिए आगे अंधकार में समय है। तो नए भारत में शिक्षित और युवा मुसलमानों को खतरा है, बीजेपी इनसे डरती है और हम सब के लिए जो आगे आने वाला वक्त है वो अंधकारमय है, अंधकार से भरा हुआ है। शाजिल इमाम और उमर खालिद को जिस तरह से बेल नहीं मिली, उसके बाद सियासी गलियारों में बीजेपी पर हमले लगातार जो विरोधी दल है वो कर रहे हैं। तो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजाम मुफ्ती का यह बयान सामने आया है, बीजेपी को घेरा है और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ये पोस्ट किया है। भयावह संदेश यह है कि अगर आप नए भारत में एक बुद्धिमान पढ़े लिखे युवा मुसलमान है तो आप पर एक सुनियोजित संस्थागत हमला होता है और बीजेपी डरती है पढ़े लिखे मुसलमानों से। हम सभी के लिए आगे अंधकार में समय है। बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान के कई इलाकों में इजरायल ने हमला कर दिया है। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में हमास पर हमला, हिजबुल्लाह और हमास के ठिकाने पर हमला किया गया। इजरायल ने 2 और जगहों पर हमले की चेतावनी दी है। तो इजरायल ने 2 और जगहों पर हमला करने की चेतावनी दी है। लेबनान में कई इलाके जहां पर हमास का ठिकाना था, हिजबुल्लाह का ठिकाना था, वहां पर इजरायल की ओर से यह हमला किया गया है हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों को नष्ट करने के लिए। और इजरायल ने यह चेतावनी दी है कि वो कुछ और जगहों पर भी हमला कर सकता है। तो लेबनान के कई इलाके इजरायल के हमले से दहल गए। दक्षिण और पूर्वी लेबनान में हमास के ठिकानों पर इजरायल की ओर से यह हमला किया गया है। खबर महाराष्ट्र से, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर जुबानी जंग जारी है। बुर्का, हिजाब और मराठी मेयर के बाद लव जिहाद पर बयानबाजी हो रही है। लव जिहाद पर ओवैसी के बयान पर नीतीश राणे भड़क गए। अगर कोई बालिग है, 18 साल 21 साल के है, अगर वो अपना फैसला ले रहे तो मेरी पसंद नापसंद का मामला नहीं है, कानून उनको इस बात की इजाजत देता। और अगर लव जिहाद हो रहा तो डेटा क्यों नहीं देते पार्लियामेंट में? तुम 11 साल का तो रिकॉर्ड दो ना। तुम चलो, आप जितने प्रदेशों में है उसका रिकॉर्ड दे दो लव जिहाद का कि भैया लव जिहाद हुआ, बताओ। और तीसरी बात है, लव जिहाद को डिफाइन कर दे बीजेपी और मोहन भगवत। व्हाट इज लव जिहाद? आप पार्लियामेंट में तो बोलना नहीं चाहते उसको, आप डिफाइन कर दो। अब जब डिफाइन करेंगे तो फिर बीजेपी में ऐसे कई नेता है जो ये इंटर रिलीजियस मैरिजेस करें, उनको क्या बोलेंगे फिर आप? मैं उनके प्राइवेट लाइफ पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट उनको क्या बोलेंगे आप? ये गैर जरूरी के इस देश के नौजवान बच्चों को, युवा पीढ़ी को नौकरी की जरूरत है, आप इधर लिख जा रहे हो उनको। देखिए, लव जिहाद क्या है? अगर ओवैसी को देखना होगा ना, उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं और फिर देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं। तो महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में महायुति के भीतर घमासान की खबरें हैं। बीजेपी और एनसीपी के बीच वार पलटवार देखने को मिल रहा है। सहयोगियों को इशारों ही इशारों में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नसीहत दे दी है। ज्यादा अतीत की बात करोगे तो लोगों को काम बताना पड़ेगा, ये फडणवीस ने कहा। और ये भी कहा कि मुझे उकसाया जाएगा तो मैं जवाब दूंगा। तुम्हाला माहिती आहे माझ्यावर 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचाराचा आरोप झाला ना, ज्यांनी ज्यांनी केलं त्या सगळ्यांच्या बरोबर मी सरकारमध्ये आहे ना। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती असणारं
हे वक्तव्य आहे असं मला वाटतं. अजित पवारांनी खुद के गिरेबान में झांक के देखना चाहिए. ची निवडणूक हळूहळू गरम होते. ते दादा बोलतायत, हे दादा बोलतायत, अण्णा बोलतायत. आता जरा निवडणुकीला रंग भरतोय. पण खरं तर मी असं म्हणेन की चर्चा ही जेवढी मागे जाईल तेवढा या ठिकाणी अनेकांना आपण काय केलं हे सांगावं लागेल आणि मग त्यातनं अनेक अडचणी निर्माण होतील. पण मी या निवडणुकीत ठरवलंय, मुंबईमध्ये मला थोडंसं बोलावंच लागतं, कारण उत्तर दिलं नाही तर लोकांना आपण दुर्बल वाटतो. पण बाकी माझा निवडणुकीचा फोकस हा पूर्ण विकासावर आहे. कारण आपलं एक तत्व आहे, शरीफ है हम किसी से लड़ते नहीं. शरीफ है हम किसी से लड़ते नहीं, वरना जमाना जानता है हम किसी के बाप से डरते नहीं. महायुति में मचे घमासान के बीच नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है. एकनाथ शिंदे का इन सब पर क्या कहना है वो भी सुनिए. का प्रेम है, ये लाडली बहनों का प्रेम है. ये लाडली बहना चमत्कार करेगी और आने वाले 15 तारीख को महायुति का भगवा परचम फहराएगी. आप विकास की बातें करते हैं, लेकिन ठाकरे बंधु हमेशा एक इमोशनल लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. वो मराठी अस्मिता की बात करते हैं. इमोशनल मुद्दे पर नहीं जीत सकते. ये चुनाव विकास के मुद्दे पे हम जीतेंगे, विकास के मुद्दे पे जीतेंगे. और जो काम हमने किया है, मैं मुख्यमंत्री था तभी, अभी देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है तब, 3.5 सालों में जो काम किया है, ये काम बोलता है, काम बोलता है. और जो आप काम के बलबूते पर ये चुनाव हम जीतेंगे. आखिरी सवाल, मुंबई का महापौर मराठी होगा और तमाम महानगर पालिकाओं में कैसा परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप? मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा. तमाम जितने महापालिका है उसमें महायुति की जीत. यूपी के आगरा में घने कोहरे और कम विजिबिलिटी की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए. यह हादसा आगरा ग्वालियर हाईवे पर हुआ, जहां घने कोहरे की वजह से 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई. हादसा कितना भीषण था इसका अंदाजा वहां से सामने आई तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है. कई गाड़ियों का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. बताया गया कि सुबह के वक्त कोहरे की वजह से विजिबिलिटी लगभग 0 थी, जिससे 5 ट्रक और 2 कारों में टक्कर हो गई. यूपी के कानपुर में आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिला. यहां गली से गुजर रही एक महिला पर 3 कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो सामने आया है. महिला गली से गुजर रही थी, तभी कुत्तों ने उस पर झपट्टा मार दिया. कुत्तों के हमले से महिला जमीन पर गिर गई और कुत्ते ने उसका शॉल नोचना शुरू कर दिया. हालांकि गनीमत रही कि कुछ ही देर में कुत्ते वहां से खुद भाग गए. दौड़ा के काटा है, एकदम गिरा दिया. दौड़ता है, दौड़ते आए और 3 कुत्ते एकदम हमारे पास से नोचने लगे, कोई इधर कोई इधर, चिल्लाने लगे बहुत तेज से. कुत्तों के हमले के चलते महिला के शरीर पर कई जगह जख्म के निशान बन गए. घटना वार्ड पार्षद के घर के सामने हुई. तेलंगाना के नारायणपेट जिले से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है. यहाँ बसों की कमी के चलते बच्चियां ऐसा सफर करती दिखाई दी जो बड़े हादसे की वजह बन सकता था. पीठ पर स्कूल का बैग और जान जोखिम में डालकर घर वापसी. सामान ढोने वाली इस गाड़ी में जानवरों की तरह बच्चे बैठे हुए थे और जिन्हें बैठने की जगह नहीं मिली वो लटक कर ही सफर करते दिखाई दिए. जरा सोचिए, अगर किसी लड़की का हाथ छूट जाता या पैर फिसल जाता तो क्या होता. बच्चियों का कहना है कि बस ना मिलने के चलते उन्हें ऐसा खतरनाक सफर मजबूरी में करना पड़ता, क्योंकि दूसरा कोई भी विकल्प मौजूद नहीं था. छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हिंसा के एक आरोपी का जुलूस निकाला गया, लेकिन जुलूस में इस आरोपी के साथ जो किया गया उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. चेहरा को ऊपर करो ना मैडम. फटे कपड़े और चेहरे पर डर. जैसे ही इस आरोपी ने कुछ कदम आगे बढ़ाए, एक महिला ने इसके गले में चप्पलों की माला डाल दी. महिला पुलिसकर्मियों ने इसके दोनों हाथों में हथकड़ी पहना रखी थी और कुछ देर बाद एक महिला ने हथकड़ी वाले इन्हीं हाथों में चूड़ी पहना दी.
इसके बाद कुछ महिला पुलिसकर्मियों ने इसके चेहरे पर लिपस्टिक पोत दी और इसी तरह सड़क पर इसका जुलूस निकाला गया। सड़क पर यह आरोपी चौतरफा महिलाओं से घिरा था और कान पकड़कर माफी मांग रहा था। हमको माफ करो, हमारा बाप है, वर्दी नहीं फाड़ूंगा, ये चित्रसेन साहू है, जिस पर आरोप है कि तमनार कोल माइंस हिंसा के दौरान इसने महिला पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ी थी और जब ये गिरफ्त में आया तो इसको सबक सिखाया गया। जेल की दीवार ऊंची इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई कैदी अंदर से बाहर न भाग पाए, लेकिन यूपी के कन्नौज में 2 कैदियों के आगे जेल की दीवार भी छोटी पड़ गई। ये 22 फीट ऊंची जेल की दीवार है, जिसे 2 कैदियों ने आसानी से लांघ दिया। बताया जा रहा है कि रविवार की रात जेल में न्यू ईयर की पार्टी रखी गई थी। पार्टी में जेल अधीक्षक गाना गा रहे थे, सिपाही डांस कर रहे थे और उसी पार्टी का फायदा उठाकर 2 कैदियों ने कंबलों को आपस में बांधकर रस्सी बनाई और दीवार फांदकर बाहर निकले। रात में जेल के सभी कैदियों को बैरक भेजा गया, लेकिन गिनती नहीं हुई थी। सोमवार सुबह 11 बजे जब सभी कैदी निकाले गए तो गिनती में 2 कैदी कम निकले। पहले जेल प्रशासन इसे छिपाने की कोशिश करता रहा और खोजबीन जारी रखी। जेल प्रशासन ने पार्टी के सबूत भी मिटा दिए, लेकिन डीएम एसपी को इस बात की भनक लग गई। वो फौरन जिला जेल पहुंचे, तब जेल प्रशासन ने उनके सामने सच्चाई कबूली। डीएम ने शासन को रिपोर्ट दी है और कई अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए। राजस्थान के उदयपुर में खाद की किल्लत को लेकर अनोखा प्रदर्शन हुआ। किसान संगठन ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गधे को गुलाब जामुन खिलाया। फूल मालाओं से सजा गधा भी बड़े मजे से गुलाब जामुन खाता नजर आया। बच्चों के भाई जान रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। किसान संगठन से जुड़े अपने हाथ से गधे को ऐसे गुलाब जामुन खिला रहे थे जैसे कोई मोर को दाना खिलाता है। अब इसकी वजह भी सुन लीजिए। इन अधिकारियों की वजह से जो कालाबाजारी है वो इस तरह से गुलाब जामुन खा रहा है और किसान आज रो रहा है। ये प्रदर्शन कृषि विभाग कार्यालय के बाहर हुआ और इसके जरिए किसानों ने सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। किसानों का आरोप है कि रबी फसल के अहम समय पर उन्हें यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा, जिससे खेती पूरी तरह प्रभावित हो रही है। मकर संक्रांति आने वाली है। इस मौके पर जगह जगह पतंगबाजी होती है, लेकिन सड़क पर चलने वाले लोगों को बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जैसे हादसा इस शख्स के साथ हुआ। ये शख्स सड़क पर बाइक से कहीं जा रहा था। मांझा इसके सामने आया और इसकी गर्दन कट गई। यह हादसा महाराष्ट्र के वाशिम जिले में हुआ। गनीमत रही कि मांझे की चपेट में आते ही शख्स ने बाइक रोकी और इसकी जान बच गई। शाम के टाइम में जा रहा था मैं, तो अचानक था क्या पतंग का आया गले पे, वो कट गया। वहीं पुलिस ने अब अवैध रूप से चाइनीज नायलॉन मांझा बेचने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने की बात कही है। ठंड में महिलाएं शॉल इस वजह से लेकर चलती है ताकि सर्दी से बचा जा सके, लेकिन चोर गिरोह इस शॉल का इस्तेमाल वारदातों को अंजाम देने के लिए कर रहा है। जैसे प्रयागराज की ये महिलाएं जो खरीदारी के बहाने ज्वेलरी शोरूम में पहुंची थी, लेकिन जब आसपास कोई नहीं दिखा तो लाखों के गहने चुरा लिए। ये तीनों महिलाएं कस्टमर बनकर बैठी हुई थी। इनके साथ एक छोटा बच्चा भी था ताकि कोई इन पर शक न करे। लेकिन जैसे ही काउंटर पर सन्नाटा हुआ, एक महिला खड़ी हुई तो ज्वेलरी चुरा ली। ज्वेलरी चुराने के बाद एक दूसरी महिला के शॉल में उसे छिपा लिया, लेकिन शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। 14 मिनट के भीतर इन महिलाओं ने 14 लाख रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया और चोरी के बाद ये महिलाएं कहां चली गई कोई नहीं जानता। राजस्थान के टोंक में रहस्यमय खजाने का मामला सामने आया। जमीन के अंदर से सोना होने की खबर फैली तो बड़ी संख्या में लोग खजाने की तलाश में दौड़ पड़े। स्थानीय पुलिस और प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मशीन से जमीन की खुदाई शुरू हो गई और लोग वहां खड़े होकर सोना निकलने का इंतजार करने लगे। पुलिस की निगरानी में जेसीबी मशीन से खुदाई होती रही और लोग चमत्कार होने की उम्मीद लगाकर रखे।
कुछ देर खुदाई होने के बाद जमीन से जब एक घड़ा निकला तो हड़कंप मच गया। घड़े के ऊपर की मिट्टी हटाने के बाद अंदर की जांच शुरू हुई, लेकिन घड़ा मिलने की खबर से वहां पर भीड़ बढ़ गई। लोग खुश हो गए, जल्दी से घड़े को जमीन पर उतारने लगे। राजस्व विभाग ने तुरंत उस घड़े को कब्जे में लिया, लेकिन जब घड़े की जांच की गई तो हैरान करने वाली बात सामने आई। लेकिन सवाल है कि जमीन के अंदर सोना है, इस बात की जानकारी लोगों को कैसे लगी? सवाल का जवाब समझने के लिए इस खबर को शुरुआत से समझिए। दरअसल टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के सीदड़ा गांव के लोगों को जमीन के ऊपर गुलाब की पत्तियां और एक महिला की चप्पल पड़ी मिली। साथ ही जमीन में खुदाई के निशान भी थे। इन संकेतों को देखकर ग्रामीणों को आशंका हुई कि शायद यहाँ किसी महिला का शव गाड़ा गया है। जमीन के अंदर कथित शव होने की सूचना पर निवाई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शक दूर करने के लिए खुदाई शुरू करवाई गई। और जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, मामला और रहस्यमय हो गया। जमीन के अंदर शव तो नहीं मिला, लेकिन हांडी मिलने से जमीन के अंदर खजाना होने की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि किसी ने साजिश के तहत इस घड़े को अंदर रख दिया था, क्योंकि ना तो घड़ा प्राचीन था और ना ही उसमें मिली धातु। पुलिस ने मामले की जांच की तो इन दो युवकों का चेहरा सामने आया। पुलिस ने इन्हें ठगी के आरोप में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि साजिश के तहत इन दोनों ने घड़े को जमीन के अंदर रखा और लोगों का ध्यान खींचने के लिए जमीन के ऊपर तंत्र मंत्र का माहौल तैयार कर दिया, ताकि लोग देखें और जमीन के अंदर खजाना होने की बात सामने आए। पूछताछ में दोनों ने बताया कि हांडी के अंदर तांबे की धातु रखी हुई थी और उसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई। इन दोनों ने ठगी के लिए ऐसा किया था, लेकिन यहाँ इनका दाव उल्टा पड़ गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकली सोने की ईंट और सोने का बिस्किट बरामद किया। ये दोनों हांडी वाली जगह पर और भीड़ जुटने के बाद नकली सोने की ईंट और बिस्किट को बेचने वाले थे। ट्रंप के बयान को लेकर पीएम मोदी पर ओवैसी बरसे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ओवैसी ने पीएम मोदी पर जबरदस्त वार करते हुए कहा कि ट्रंप ने कहा है कि मोदी उन्हें खुश कर रहे हैं। बीजेपी में हिम्मत है तो ट्रंप की बात को झूठ बताएं। आप उस पर नहीं उठा रहे। हाँ, चाइना बोल रहा है कि हम जंग रुका है, आप उस पर कुछ नहीं बोलते। लद्दाख में, गलवान में, डेमचौक में आज भी हम जब बात कर रहे हैं, चाइना कब्जा करके बैठा है। हम कई पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी भारत की सेना नहीं जा सकती, हम उस पर बात ही नहीं कर रहे। हमारे अतराफ में सब हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब इसके बात क्यों नहीं करते आप? यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला में हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयानबाजी की गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव ने ऐसा बयान दिया कि जिस पर विवाद खड़ा हो गया। मनुस्मृति का हवाला देकर शिवराज सिंह यादव ने पहले तो खुद को हिंदू मानने से इनकार किया, फिर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसे सुनकर पाठशाला का माहौल गर्मा गया। मैं शिवराज सिंह यादव हूँ और इंसान हूँ, मैं हिंदू नहीं, क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। अखिलेश यादव के नेता ने सीधे सीधे हिंदू धर्म पर प्रहार किया तो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने अखिलेश यादव को सावधान किया कि हिंदुओं का अपमान करना बंद करें। उनकी पार्टी में इस तरह के नेताओं का प्रोत्साहन होता है जो नेता हिंदू धर्म को अपमानित करने की चेष्टा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हिंदू एकजुट होकर के इन बातों का बदला आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी से लेंगे। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण में अंधी हो चुकी है और सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए ही अखिलेश यादव के नेता हिंदू धर्म पर प्रहार करते रहते हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड गरीबों और बेघरों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। फ्लाईओवर, फुटपाथ और खुले आसमान के नीचे रहने वाले लोगों पर ठंड कहर बनकर टूट रही है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों ठंड का कहर इतना ज्यादा है, इसका अंदाजा आप दिल्ली पुलिस के चौंकाने वाले आंकड़ों से लगा सकते हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 20 दिसंबर 2025 से लेकर 3 जनवरी 2026 तक केवल 15 दिनों में ठंड लगने से 44 बेघरों की जान जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सभी मृतक पुरुष हैं, जिसमें अधिकांश या तो प्रवासी मजदूर थे या बेघर थे। 15 दिनों में 44 लोगों की मौत हो जाना अब दिल्ली सरकार के रैन बसेरों की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। दावा है कि रैन बसेरों में सुरक्षा और सुविधा का अभाव है, जिससे प्रवासी मजदूर और बेघर लोग वहां जाने से कतराते हैं। क्योंकि केवल 15 दिनों में दिल्ली में 44 लोगों की ठंड लगने से मौत हो गई, इसलिए रैन बसेरों की असलियत जानना जरूरी हो गया।
और एबीपी न्यूज की टीम दिल्ली के रैन बसेरों का रियलिटी टेस्ट करने के लिए निकल पड़ी। हमारा मकसद रैन बसेरों की बदहाली को उजागर करना था। सबसे पहले हमारी टीम निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने एक रैन बसेरे पर पहुंची और वहां की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान रैन बसेरों में रह रहे लोगों से बात की तो उन्होंने असली सच्चाई बयां की। बाहर ठंडा है तो अंदर यहाँ पर आपको गर्मी मिल रही है, सारा गर्म रहता है? कुछ नहीं मिलता है, सब यहाँ से हवा निकलता है, वहाँ से हवा निकलता है, इस तरफ से हवा निकलता है। बारिश आता है तो ऊपर से टप 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 पानी गिरता है। इसके बाद हमारी टीम लोधी रोड स्थित रैन बसेरे पर पहुंची। यहाँ के हालात और लोगों की शिकायतें भी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास बने रैन बसेरों में रहने वाले लोगों की जैसी ही थी। आप रैन बसेरा में रुकते हैं? नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? यहाँ अपनी एसटीसी करानी है, हमारे जो भी है कुछ 10-20 घुमा के लाते वो भी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। चोरी हो जाते हैं। हाँ। रैन बसेरों में रहने वाले लोगों का कहना है कि इसमें न तो सुरक्षा है न सुविधाएं, ऊपर से छेड़खानी भी बहुत होती है, जिसकी वजह से महिला और पुरुष कोई भी इन रैन बसेरों में रहना नहीं चाहता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।